हाँ, तो आपको वेक्टर्स के बारे में बेसिक आइडिया मिल चुका है, ठीक है। वेक्टर्स क्या होते हैं, लाइक स्केलर क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं। अगर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ आपको डायरेक्शन का सॉरी सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत होगा तो स्केलर क्वांटिटीज को हम डिफाइन करते हैं। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर एज वेल एज डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट होगा तो वो वेक्टर्स क्वांटिटीज होती है। मेन डिफरेंस क्या होगा, मेन डिफरेंस होता है वेक्टर्स वेक्टर्स का एडिशन जो होता है वो वेक्टर्स लॉज को फॉलो करता है। वेक्टर्स जो होते हैं वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज को डायरेक्टली आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। लाइक मैंने अगर आपको बोला 4 kg प्लस 2 kg तो डायरेक्टली आप बोल देंगे 6 kg। तो वो kg जो था मास की मैं बात कर रहा हूँ, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आप जैसे बचपन से अभी तक एडिशन सब्ट्रैक्शन करते आ रहे हैं वैसे ही आप नॉर्मली एडिशन करेंगे, ठीक है। बट वेक्टर्स की अगर बात करेंगे तो उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको वेक्टर लॉस को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कैसे एडिशन होगा, कैसे सब्ट्रैक्शन होता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन के बारे में भी आपको एक बेसिक आइडिया मिल चुका होगा कि डायरेक्शन कैसे आप बताते हैं। अच्छा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स कंप्लीट है बेटा? एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्लियर है बेटा सभी को? पढ़ा दिया गया है? यस सर। ओके। अगर एंगल बिटवीन वेक्टर्स आपको क्लियर है तो मुझे जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करिएगा सभी लोग। जल्दी से मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करिए। यहाँ पर देखिए मैंने एक ट्रायंगल इस तरह से ड्रॉ किया, 3 वेक्टर से बेटा बेसिकली। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है एंड दिस इज सी वेक्टर। ए बी सी वेक्टर है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं? इक्विलेटरल। आपको बताना है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर बी वेक्टर, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, और बताना है एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड ए वेक्टर। बताइए जल्दी से। अब बेटा एक तीन वेक्टर्स आपको दिख रहे होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। आपको बताना है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर एंड सी वेक्टर एंड ए वेक्टर। आप चैट बॉक्स के अंदर भी आंसर कर सकते हैं। सर 120 डिग्री। चैट बॉक्स के अंदर भी आप आंसर कर सकते हैं। ओके करेक्ट है 120। हाँ बेटा एक बच्चे का है 120। बेटा 120 करेक्ट होगा। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आंसर करिए जल्दी से बेटा। देखिए अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर एक एंगल 60 डिग्री होगा। यहाँ पर देखिए हर एक एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। बट आपको पता है कि जब भी आप ट्रायंगल लोग की सॉरी एंगल्स की बात करते हैं, वेक्टर्स के बीच में एंगल्स की बात करते हैं, तो वेक्टर को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ए वेक्टर को आपने आगे बढ़ा दिया इस तरह से, ऐसा कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पर क्या होगा, बी और ए और बी दोनों सेम पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे, टेल कॉमन पॉइंट पर होगा। अगर टेल कॉमन पॉइंट पर होगा तो यहाँ पर एंगल आप नाप सकते हैं। तो एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 180 माइनस 60 मतलब कितना आ गया, 120 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली बी वेक्टर को आप आगे बढ़ा दीजिए इस तरह से, तो एंगल कितना दिखाई देगा यहाँ पर, जब दोनों वेक्टर्स का टेल सेम पॉइंट पर होगा तो एंगल होगा 120 डिग्री। अगेन सी को भी इस तरह से जब आप आगे ड्रॉ करेंगे बेटा तो एंगल कितना बनेगा, 120 डिग्री। तो हर एक वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी जो आपको पता होना चाहिए कि एंगल हम कब मेजर करते हैं। ट्रायंगल लॉ हो चुका है, ट्रायंगल लॉ हो चुका है। उसके बाद सेकंड लॉ में पढ़ा रहा हूँ वेक्टर एडिशन का, सेकंड लॉ पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन।
पॉलीगन लॉ की बात करेंगे बेटा, देखिएगा ध्यान से। पॉलीगन लॉ क्या है? पॉलीगन लॉ एक्सटेंशन है ट्रायंगल लॉ का। पॉलीगन लॉ क्या है? एक्सटेंशन है ट्रायंगल लॉ का। जैसा कि आपको पता है कि जो ट्रायंगल लॉ था उसमें हम सिर्फ दो वेक्टर्स का एडिशन कर रहे थे, सिर्फ दो वेक्टर्स का। बेटा आप अगर कल के क्लास में नहीं थे तो कल का जो लेक्चर था उसका लेक्चर का जो लिंक है वो शेयर कर देंगे ग्रुप के ऊपर। तो कल का लेक्चर आप अटेंड कर सकते हैं और आज का भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का वीडियो लेक्चर ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो अभी कंटिन्यू करिए। अभी से भी आप अटेंड कर सकते हैं, आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा चीजें। तो हम बात कर रहे हैं बेटा पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन की। वेक्टर के एडिशन के तीन मेथड है जो हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगल लॉ बता दिया गया है आपको। हम बात कर रहे हैं पॉलीगन लॉ की। पॉलीगन लॉ इज द एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। हाँ, एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। कैसे? क्योंकि जब हम ट्रायंगल लॉ की बात करते थे तो सिर्फ दो वेक्टर्स का एडिशन हम कर रहे थे वहां पर, ठीक है। बट पॉलीगन लॉ के अंदर हम दो से ज्यादा वेक्टर्स का एडिशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखेंगे कैसे। मान लीजिए हमारे पास कुछ वेक्टर्स है इस तरह से। ये ए वेक्टर है, ठीक है। ये कोई दूसरा बी वेक्टर है, ठीक है। ये हमारे पास कोई सी वेक्टर है। ये हमारे पास डी वेक्टर है और ये ई वेक्टर है। हमने कोई 5 वेक्टर्स है जिनको ड्रॉ कर लिया है। 5 वेक्टर्स गिवन है बेटा हमें। अब हमें इनका एडिशन करना है किसके थ्रू? पॉलीगन लॉ के थ्रू। तो कैसे कर सकते हैं बेटा? ट्रायंगल लॉ के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो एडिशन का तरीका होता है वो क्या होता है कि एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल, एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल सेम पॉइंट पर होता है, ठीक है। तो हम उसी मेथड को फॉलो यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया, ए वेक्टर को ड्रॉ किया, ठीक है। अब ए वेक्टर के हेड पर मैंने बी वेक्टर के टेल को उठा के रख दिया इस तरह से, ठीक है। ए वेक्टर इस तरह से था, मैंने उसको यहाँ पर ड्रॉ किया। बी वेक्टर को उठाकर मैंने रख दिया यहाँ पर। तो ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल सेम पॉइंट पर होगा। नाउ सी वेक्टर को उठाया और बी वेक्टर के ऊपर रख दिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सी वेक्टर को यहाँ पर जब रखा हमने तो सी वेक्टर का टेल और बी वेक्टर का हेड, ठीक है। नाउ डी वेक्टर है, डी वेक्टर को रख दिया इस तरह से। हम एक के बाद एक वेक्टर को जोड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है, ट्रायंगल लॉ का यूज करके, ठीक है। मेथड वही है। ई वेक्टर को रखा हमने यहाँ पर इस तरह से। अब आप ध्यान से देखिए मैंने क्या किया कि जितने भी वेक्टर्स थे हमारे पास ए बी सी डी ई, 5 वेक्टर्स हमको गिवन थे। 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। मैंने एक जस्ट एग्जांपल लिया है 5 वेक्टर्स का। तो मैंने एक वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर का टेल, एक वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर का टेल, हेड टू टेल कनेक्शन किया है सभी का, ठीक है। तो पॉलीगन लॉ क्या बोलता है कि अगर आप पहले वेक्टर से, ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर आप पहले वेक्टर के टेल से आखिरी वेक्टर के हेड को डायरेक्टली एक वेक्टर से ज्वाइन कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पहले वेक्टर के टेल से आखिरी वेक्टर के हेड को डायरेक्टली एक वेक्टर से ज्वाइन कर देते हैं, तो वो वेक्टर क्या होता है, उनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। रिजल्टेंट आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। एंड हियर आर वेक्टर इज व्हाट, आर वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। मतलब वो इन सभी वेक्टर्स के एडिशन को बताएगा। सो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। तो यहाँ पर जो बेटा आर वेक्टर होगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर को यहाँ पर बताएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर बोला था आपको कि ये ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंशन है। कैसे? सुनिएगा, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अगर मैं यहाँ पर ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के हेड को डायरेक्टली एक वेक्टर से ज्वाइन कर देता हूँ,
तो क्या यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है बेटा आपको? ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये आर वेक्टर, और ये आर वेक्टर किसके बराबर था, किसके बराबर होता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है बेटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सिमिलरली मैंने क्या किया, अब जो नया वेक्टर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये और सी आपस में कनेक्टेड है, तो अगर मैं यहाँ पर इस तरह से एक वेक्टर बना देता हूँ तो ये किसके बराबर होगा बेटा? ये दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, तो ये हमारे पास आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। नाउ ये वेक्टर हमारा हो गया एबीसी वेक्टर और ये डी वेक्टर, देख रहे होंगे आप एक सेम सीक्वेंस के अंदर है ये। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली वापस से एक वेक्टर से ज्वाइन कर देता हूं तो ये वेक्टर क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ये वेक्टर हमारे पास आएगा बेटा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और अगर ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर को अगर e में ज्वाइन कर दिया तो ये किसके बराबर हो गया? यहाँ पर r के बराबर। इसीलिए यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेक्टर है हमारा, इसीलिए जो हमारा रिजल्टेंट है वो यहाँ पर क्या आ रहा है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। क्या मेरी बात सभी को क्लियर है? यस और नो? यस सर। जल्दी से जिनको भी क्वेश्चन, जिसको भी क्लियर है, जब मैं पूछता हूँ क्लियर है नहीं है तो आपको थम्स अप करना है, ठीक है, चैट के अंदर। यस और नो? क्या मेरी बात क्लियर है? आपको ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे हैं? इंडिविजुअल ट्रायंगल 1 2 3 4, चार ट्रायंगल्स फॉर्म होते हुए दिख रहे होंगे बेटा यहाँ पर आपको, ठीक है। वेरी गुड, थम्स अप करेंगे सभी लोग जिनको समझ में आया है। आधे लोग कंफ्यूज थम्स अप कैसे करते हैं चैट में, बेटा वो आपको पता होगा, देखिए चैट में थम्स अप आता है इस तरह से, ठीक है। तो दिस इज द पॉलीगन लॉ। दो से ज्यादा वेक्टर्स के एडिशन के लिए पॉलीगन लॉ यूज करते हैं, और दो वेक्टर्स के एडिशन के लिए ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं। मेथड बिल्कुल सेम है, एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल, ठीक है। चलिए बहुत तेजी से समय खराब नहीं करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। कोई डाउट है तो पूछिए बेटा जल्दी से, कोई भी डाउट है तो पूछिए इसके अंदर। 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से पूछ लीजिए, मैं पैरेललोग्राम लॉ स्टार्ट करूंगा। नहीं? ओके। अच्छा बेटा यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 5 वेक्टर ही हो, मैंने 5 वेक्टर लिए थे, जरूरी नहीं है हमेशा 5 वेक्टर हो सकता है 4 वेक्टर भी हो। अगर 4 वेक्टर भी होते हैं तो सिंपल ऐसे कर सकते हैं, जैसे ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है, ठीक है। तो ये हमारे पास आर वेक्टर बन जाएगा। समझ पा रहे हैं बातों को? तो ज्यादा भी मतलब कम भी हो सकते हैं, तो मैंने 4 वेक्टर्स का एक एग्जांपल आपको बता दिया, ठीक है। खैर हमें बात करना है जो तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट लॉ है वेक्टर का, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर स्टार मार्क कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए इसके ऊपर, पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर, क्योंकि यहां से हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। देखिएगा कैसे एडिशन करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सपोज you have two vectors like a vector and b vector, और आपको उनका एडिशन करना है बेटा। दो वेक्टर्स है हमारे पास, a vector and b vector, and you have to add them following parallelogram law। फॉर पैरेललोग्राम लॉ का ऐड करके एडिशन करके आपको इनका एडिशन करना है, मतलब इसका यूज करके इनका एडिशन करना है। तो कैसे करेंगे बेटा? पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है? पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि अगर आपको पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू दो वेक्टर्स का एडिशन करना है तो आप दोनों वेक्टर्स का टेल सेम पॉइंट पर रखेंगे। मैंने क्या किया, दोनों वेक्टर्स के टेल को सेम पॉइंट पर रख दिया। ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था,
दोनों वेक्टर्स के टेल को सेम पॉइंट पर रखा और एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, ठीक है। देखिए इस तरह से मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, ठीक है। और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, अच्छा जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट था, जो जो कॉमन पॉइंट था जहां पर इनकी टेल ज्वाइन कर रहे थे बेटा, वहां से अगर डायरेक्टली आप एक वेक्टर को ज्वाइन कर देंगे डायगोनली डायरेक्टली एक वेक्टर को अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो दिस वेक्टर गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स a एंड b। और ये r वेक्टर जो होगा बेटा यहाँ पर, दिस r वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर is equals to a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ठीक है। तो बात आपको शायद क्लियर हो चुकी होगी। अगर पैरेललोग्राम लॉ का एडिशन आपको करना है बेटा, हाँ, अगर पैरेललोग्राम लॉ का एडिशन अगर आपको करना है, पैरेललोग्राम लॉ से एडिशन करना है तो आप क्या करेंगे, दोनों वेक्टर्स का टेल सेम पॉइंट पर लेकर आएंगे, देन पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। और अगर आप इंटरसेक्शन पॉइंट से जहां उनका टेल सेम पॉइंट पर था वहां से अगर डायगोनली एक मतलब एक वेक्टर बनाए, डायगोनली एक वेक्टर बनाए, तो वो वेक्टर जो होगा वो रिजल्टेंट को बताएगा, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस लॉ का यूज करके हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। सर ने फॉर्मूला डिराइव करा है बेटा आप लोगों को? यस सर। फॉर्मूला डिराइव करा है, ट्रायंगल लॉ का यूज करके डिराइव करवाया होगा उन्होंने। हाँ सर। हाँ, तो पैरेललोग्राम लॉ का यूज करके भी हम डिराइव कर सकते हैं, हम देखेंगे, ठीक है। ट्रायंगल लॉ का यूज करके भी कर सकते हैं, पैरेललोग्राम का यूज करके भी हम कर सकते हैं, दोनों देख लीजिएगा। देखिए ये हमारा ए वेक्टर था, दिस इज आवर ए वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर है, ठीक है। हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, ठीक है। पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, सपोज वी हम मान लेते हैं कि वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है, हम जानते हैं। एंगल तब मेजर करते हैं जब दोनों वेक्टर्स का टेल सेम पॉइंट पर होता है, और यहाँ पर हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, दोनों वेक्टर्स का टेल सेम पॉइंट पर है। तो अगर मैं यहाँ पर एक डायगोनल ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज आर वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, ठीक है, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, ओके, दिस एंगल इज 90 डिग्री। और ये एंगल अगर थीटा है तो बेटा ये एंगल भी कितना होगा यहाँ पर, क्या थीटा ही होगा, क्योंकि ये दोनों साइड सेम होती है, ठीक है, ये दोनों साइड सेम होती है। तो अगर ये बी होगा तो ये भी बी होगा, ये ए होगा तो ये भी ए होगा, ठीक है। नाउ अगर इस छोटे वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखिए बेटा, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसको अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। ये छोटे वाले ट्रायंगल आपको क्लियरली दिख रहा होगा, दिस एंगल इज 90 डिग्री, और ये हमारे पास बी है, ये एंगल हमारे पास थीटा है। मुझे क्या करना है, इन एक्स और वाई का वैल्यूज फाइंड करना है, एक्स और वाई का वैल्यूज फाइंड करना है। कैसे फाइंड कर सकते हैं बेटा एक्स और वाई का वैल्यूज? यहाँ पर आप साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं और बोलूं साइन थीटा यहाँ पर लिखिए, तो आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन थीटा को लिख सकते हैं y बाय बी, मतलब y का वैल्यू कितना आ जाएगा, b साइन थीटा, ठीक है। y बराबर क्या आ जाएगा, b साइन थीटा। और अगर मैं यहाँ पर cos थीटा की बात करूं बेटा, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x बाय बी, मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, b cos थीटा। जल्दी से देखिए मैंने क्या किया, सिंपल, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, इस छोटे वाले ट्रायंगल को अलग से बनाया, और ये x मान लिया, इसको y मान लिया, और x और y का वैल्यूज निकाल लिया, ठीक है। y का वैल्यू आ रहा है b sin थीटा, मतलब ये जो साइड है ये हमारे पास आ रही है b sin थीटा, और x वाली आ रही है b cos थीटा,
ठीक है, आप ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा, ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, राइट एंगल ट्रायंगल बड़ा सा दिख रहा है सभी को। मैं इसका नाम नाम दे देता हूं इसको, Yes, पी sir. क्यू आर। ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, एक बड़ा सा ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, इस ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर पाइथागोरस अपन अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस अगर लगाते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, पाइथागोरस बराबर क्या लिख सकते हैं? पाइथागोरस हो जाएगा आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? ये साइड कितना था बेटा यहाँ पर? बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा? ये टोटल कितना था? ये तो ए था बेटा हमारे पास, ये बी cos थीटा, तो टोटल कितना होगा? टोटल होगा ए प्लस बी cos थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई? पाइथागोरस अपन सब लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस टोटल ए प्लस बी cos थीटा का होल स्क्वायर। वहां स्क्वायर ओपन करिए, आर स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पर जब आप स्क्वायर करेंगे बेटा तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। कुछ कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर इन दोनों टर्म्स के अंदर से, ठीक है, थीटा है यहाँ पर, ये थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा होगा बी स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा? ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो 1 बन जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है, यहां से बी स्क्वायर बचेगा प्लस 2ab cos थीटा। और अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा दूं, अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा दूं, क्या मैं यहां पर स्क्वायर रूट लगा सकता हूं बेटा? तो हमारे पास फाइनली फॉर्मूला मिल चुका है रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ही है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट R is equals to root of a square plus b square plus 2ab cos theta, where theta is angle between a vector and b vector। रिपीट कर रहा हूं मैं, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, where theta is angle between a vector and b vector। a और b क्या है? a is the magnitude of a vector and b is the magnitude of b vector। रिपीट करेंगे, a is the magnitude of a vector and b is the magnitude of b vector, ठीक है। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ चुका है। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? यस और नो? जल्दी से थम्स अप करेंगे सभी लोग। क्या ये फॉर्मूला क्लियर है सभी को? Yes, sir. जल्दी से फास्ट थम्स अप करेंगे। ओके ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया। अब बेटा रिजल्टेंट जो था वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन भी हमको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे डिफाइन करते हैं सुनिएगा, डायरेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं यूजिंग दिस मेथड, क्या फॉर्मूला होता है? सुनिए, लेट सपोज दिस एंगल इज अल्फा, ठीक है। मैंने क्या किया कि जो रिजल्टेंट था उसका वेक्टर ए के साथ एंगल को मैंने अल्फा मान लिया। तो मैं यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर अगेन मैं वापस से उसी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल पी क्यू आर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इस ट्रायंगल के अंदर मैं आपसे बोलूं tan अल्फा लिखिए, tan अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा? वापस से अगेन इसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, पी क्यू आर, tan अल्फा बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ रहे बात को? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना होगा बेटा? परपेंडिकुलर इज बी साइन थीटा, और बेस कितना होगा? बेस हो जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा। तो यहां से अल्फा इज व्हाट? अल्फा हमारे पास आ जाएगा बेटा tan इनवर्स
b sin थीटा upon a plus b cos theta. So this is the direction of resultant vector. ये किसका फॉर्मूला आ चुका है बेटा? ये फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन का फॉर्मूला आ चुका है। ध्यान से देखिए, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a plus b cos थीटा, where theta is again angle between a vector and b vector. इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंट बात, खास बात क्या है? आपने जो एंगल अल्फा अज्यूम किया था वो वेक्टर a के साथ देखा था, मतलब जो रिजल्टेंट था वो वेक्टर a के साथ एंगल अल्फा बना रहा था। तो यहाँ पर आप ध्यान क्या रखेंगे कि b sin थीटा अपॉन a plus b cos थीटा के अंदर जो अल्फा एंगल है वो a के साथ एंगल है, ना कि b के साथ। ठीक है, अल्फा एंगल a के साथ एंगल है बेटा। अगर फॉर एग्जांपल ये b नीचे होता, a ऊपर होता, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता a sin थीटा अपॉन b plus a cos थीटा। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। हाँ या ना? Yes, sir. क्या मेरी वॉइस क्लियर है बेटा? ब्रेक तो नहीं हो रही? सभी लोग आंसर करिए, वॉइस क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। हाँ, कोई भी इश्यू आता है वॉइस का या स्क्रीन लैग कर रही है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, क्या बातें क्लियर है बेटा? दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बिल्कुल आपको याद कर लेने, रट लेने इनको। ठीक है, आर का, रिजल्टेंट का, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का। ठीक है, कोई भी डाउट है इसके अंदर तो पूछिए। दो मिनट में आपको दे रहा हूं सोचने के लिए, कोई भी डाउट है तो पूछिए बेटा जल्दी से। नो डाउट सर। ओके, सो लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, इस फॉर्मूले के ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे, देखेंगे सभी लोग। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमने क्या किया है बेटा? देखिए, हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया रिजल्टेंट का, r इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, और हमने यहाँ पर क्या बोला कि थीटा इज व्हाट? थीटा इज एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया। इस फॉर्मूले के ऊपर ही हम कुछ बातें करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर सपोज पहला पॉइंट, इफ अगर हमें r का वैल्यू चाहिए मैक्सिमम, अगर हम चाहते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज करके मैं मैक्सिमम रिजल्टेंट फाइंड करूं, तो क्या होगा? अब a और b तो बेटा फिक्स है यहाँ पर। किसको हम चेंज कर सकते हैं? थीटा को। एंगल हमें हमारे अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल दो वेक्टर्स है इस तरह से, अब इनका लेंथ फिक्स है, ये a हो गया, ये b हो गया, इनका लेंथ फिक्स है यहाँ पर। ठीक है, तो हम इनके बीच का एंगल चेंज करके रिजल्टेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी एंगल 0 था, ये एंगल कुछ बढ़ा के 30 कर दिया, ये एंगल 90 कर दिया, ये एंगल 90 से बढ़ा के 120 150 कर दिया, ये 180 कर दिया। ठीक है, तो जैसे जैसे आप वेक्टर्स के बीच का एंगल चेंज करते जा रहे हैं, रिजल्टेंट भी क्या होता चला जाएगा बेटा? चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे रिजल्टेंट का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, इफ आर मैक्सिमम हमको चाहिए, ठीक है,
तो आर मैक्सिमम के लिए यहाँ पर ए और बी तो बेटा फिक्स है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, cos थीटा का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम डालना पड़ेगा। cos थीटा का वैल्यू कितना डालना पड़ेगा, मैक्सिमम। जल्दी से मुझे आंसर करिए, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, -1 180 डिग्री। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, जल्दी से आंसर करिए, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बेटा, 0 नहीं जीरो, जीरो नहीं होता। cos थीटा का, ना कि थीटा का बेटा, थीटा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, cos थीटा की बात कर रहा हूं। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, वो लोग थीटा का वैल्यू बताने लगे। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो थीटा कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर, 0 डिग्री। कितना आ जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, 1। तो अगर आपको r का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो थीटा कितना रखना पड़ेगा, 0 डिग्री। चलिए रख देते हैं इसके अंदर, तो r का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज 1। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है बेटा, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो हमारे पास r का वैल्यू, हमारे पास ये r मैक्सिमम चल रहा है, तो दिस इज रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो r मैक्स का जो वैल्यू हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, a प्लस बी, क्योंकि स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो रिजल्टेंट है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, a प्लस बी। और कब आ रहा है वो, जब एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, अगर ये दो वेक्टर्स हैं, वापस से बात कर रहा हूं, अगर ये दो वेक्टर्स हैं और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उस टाइम पर आप दोनों वेक्टर्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, लाइक ये 2 है, ये भी 2 है, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। ठीक है, वहां पर ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है आपको। सेकेंड बात, इंपॉर्टेंट बात, अगर पहला मैक्सिमम के लिए फाइंड करा है तो दूसरा मिनिमम के लिए फाइंड करेंगे। सो इफ आर मिनिमम के लिए cos थीटा भी क्या होना पड़ेगा बेटा, मिनिमम। समझ रहे हैं बात को, बाकी सब वैल्यूज फिक्स है, बाकी सब वैल्यूज चेंज नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको r का वैल्यू मिनिमम चाहिए तो cos थीटा भी क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। अब मुझे आंसर करिए, cos थीटा का मिनिमम वैल्यू, -1 cos थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 वेरी गुड। cos थीटा का माइनस वैल्यू जो होता है वो -1 होता है। उस समय पर थीटा कितना होता है, 180 डिग्री। जब cos के 180 की बात करेंगे तो थीटा आपको -1, सॉरी, जब cos 180 होगा तो cos थीटा -1 होगा। वैल्यूज पुट करेंगे बेटा यहाँ पर, तो r का मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा इज 1। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर किसका स्क्वायर की तरह दिख रहा होगा बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। नाउ स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट होंगे, सो r मिनिमम इज इक्वल्स टू a माइनस बी। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, कि अगर दो वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट उस केस में आपको क्या मिलता है, मिनिमम मिलता है। देखिए, अगर ये दो वेक्टर्स हैं और दोनों इस तरह से हैं कि एक का हेड इस तरफ है, एक का हेड इस तरफ है, कितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं, 180 डिग्री अगर एंगल फॉर्म कर रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा, मिनिमम होगा। उस केस में आप डायरेक्टली उन दोनों को माइनस कर सकते हैं। अगर ये भी 2 न्यूटन है, ये भी 2 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट कितना होगा, 0। अगर ये 4 है, ये 2 है, तो रिजल्टेंट कितना होगा, 2। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू a माइनस बी, मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी, डिपेंडिंग ऑन एंगल थीटा। अगर थीटा को चेंज करते चले जाएंगे तो रिजल्टेंट चेंज होता चला जाएगा। जैसे एंगल अगर 0 था तो रिजल्टेंट मैक्सिमम मिल रहा था, एंगल बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, मैक्सिमम कितना कर दिया, 180। तो r का वैल्यू भी मैक्सिमम से कितना हो गया बेटा,
मिनिमम हो गया। तो हमारे पास जो आर का रेंज होता है, आर मतलब रिजल्टेंट का जो रेंज होता है वो लाई करता है लेसर देन इक्वल्स टू ए प्लस बी से ग्रेटर देन इक्वल टू ए माइनस बी पर। मतलब जो रिजल्टेंट है बेटा वो a प्लस बी से a माइनस बी के बीच में लाई करता है। r इज लेसर देन इक्वल टू a प्लस बी और ग्रेटर देन इक्वल टू a माइनस बी। क्या मेरी बात सभी को यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से मुझे आंसर करिए, यस और नो सभी बच्चा लोग। सभी बच्चा लोग जल्दी से आंसर करिए, क्या ये बात क्लियर है आपको? यस सर। क्या रिजल्टेंट कहां से कहां तक लाई करेगा समझ में आ रहा है? किस पर डिपेंड करेगा? एंगल पर डिपेंड करेगा। 0 डिग्री पर मैक्सिमम होगा और 180 डिग्री पर जाते जाते वो मिनिमम हो जाएगा। ठीक यस है, सर। ओके वेरी गुड। अच्छा, अगर तीसरा केस ये कुछ इतना खास है नहीं। इफ थीटा इज 90, अगर दो वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होता, दो वेक्टर्स अगर इस तरह से होते, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता, तो इस फॉर्मूले के अंदर cos 90 डाल देते। ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना आता बेटा? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 इज व्हाट? जल्दी से आंसर करिए। 0। cos 90 इज 0। वेरी गुड। तो r का वैल्यू हमारे पास आ जाता है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। r इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हमने क्लियर किया इस फॉर्मूले के ऊपर। एक बार ध्यान से देखिए, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इन फॉर्मूलेस को आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग। कोई डाउट आता है, कोई भी डाउट आता है तो पूछिए। एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे इसके बाद। जल्दी से देखिए। अच्छा बेटा, कोई मुझसे पढ़ा हुआ है क्या पहले, जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती थी 8th या 9th क्लास में? कोई स्टूडेंट है जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती थी तब पढ़ा हुआ है, या सभी लोग नए हैं बिल्कुल? कोई नहीं है, सब नए हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इस फॉर्मूले के ऊपर। हाँ बेटा, एक और प्रॉपर्टी है, आप चाहे तो याद रख सकते हैं इसे। आप cos 2 थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस वगैरह जानते हैं बेटा? अगर मैं बात करूं आपसे cos 2 थीटा के फॉर्मूले के बारे में, तो cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये तीनों cos 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता है तो याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर एंगल यहाँ पर 2 थीटा होगा तो यहाँ पर एंगल थीटा हो जाता है। ठीक है, देख रहे हैं, अगर यहाँ पर 60 डिग्री होगा तो यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ पर 90 होगा तो ये 45 हो जाएगा। ठीक है, तो ये cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं। अब इफ a is equals to b, अगर दोनों वेक्टर्स सेम है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ a स्क्वायर, अगर b को भी a के इक्वल लिख डाल, एक
बी को भी ए के इक्वल में पुट कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a² cos थीटा। ठीक है, मैंने बी की जगह पर भी ए को पुट किया है बेटा, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a cos थीटा, तो a स्क्वायर स्क्वायर 2a स्क्वायर बन जाएगा बेटा। एंड अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रूट के अंदर से 2a स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा 1, और यहाँ बचेगा प्लस cos थीटा। ठीक है, नाउ cos थीटा का ऐसा फॉर्मूला हम तीनों में से यूज करेंगे जो 1 को कैंसिल आउट कर दे। हम यहाँ पर cos थीटा का, अब यहाँ पर देखिए थीटा है तो एंगल थीटा बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि एंगल हाफ हो जा रहा है। एंगल अगर 2 थीटा था तो थीटा हो जाता था, थीटा होगा तो थीटा बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, बट फॉर्मूला सेम रहेगा। तो cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला लगाए हम यहाँ पर कि 1 को कैंसिल आउट कर दे? क्या सेकंड फॉर्मूला लगाना चाहिए बेटा? देखिएगा ये 1 तो यहीं पे हो गया, प्लस cos थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। ध्यान से देखिए, थीटा था तो यहाँ थीटा बाय 2 कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। अब ध्यान से देखिए 1 से 1 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है, तो बचेगा कितना बेटा? r इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 और 2 बन जाएगा 4 a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, तो स्क्वायर से जब बाहर आएगा, स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 2, a स्क्वायर का बन जाएगा a, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 का बन जाएगा cos थीटा बाय 2। ठीक है, तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है बेटा? 2a cos थीटा बाय 2। जब दोनों वेक्टर्स सेम होंगे मैग्नीट्यूड के अंदर तो जो रिजल्टेंट होगा वो होगा 2a cos थीटा बाय 2। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है बेटा सभी को? जल्दी से आंसर करिए, यस और नो। चैट बॉक्स के अंदर भी डाल सकते हैं आप। क्या ये फॉर्मूला क्लियर है सभी को? ओके, तो सभी को क्लियर है ये फॉर्मूला? r इज इक्वल्स टू 2a cos थीटा बाय 2। मतलब कोई भी अगर दो वेक्टर्स का अगर क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला में और आपको बताऊंगा। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था tan अल्फा वाला, याद करिए। tan अल्फा बराबर हमने पढ़ा था b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है, अगर यहाँ पर भी अगर आप a को b के इक्वल डालते हैं, अगर a को b के इक्वल डालते हैं तो जो अल्फा होता है वो थीटा बाय 2 आता है। अभी आप याद रख लीजिए, आप खुद से एक बार सोल्व करने का कोशिश करिएगा यहाँ पर कि अगर इस फॉर्मूले के अंदर b और a को आप सेम वैल्यूज पुट करेंगे तो अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो थीटा बाय 2 आएगा। हाँ, एक फॉर्मूला और लगेगा यहाँ पर जो कि होगा sin 2 थीटा का। ये तो cos 2 थीटा का हो गया। sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला और होता है, दैट इज 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। ठीक है, sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये दोनों फॉर्मूलेस का यूज करेंगे तो आपको अल्फा का वैल्यू कितना मिल जाएगा? थीटा बाय 2। एक बार कोशिश करेगा, नहीं तो मैं अगले क्लास के अंदर बताऊंगा आपको। अब इसका मतलब ये है कि अगर दो वेक्टर्स सेम है तो रिजल्टेंट कहाँ लाई करेगा? बिल्कुल बीच में लाई करेगा। थीटा बाय 2 का मतलब क्या हो गया कि अगर दो वेक्टर 60 डिग्री के एंगल पर है, अगर दो वेक्टर 60 डिग्री के एंगल पर है तो रिजल्टेंट कहाँ बनेगा? 30 डिग्री पर बनेगा। ठीक है, और रिजल्टेंट कितना होगा? 2a cos थीटा बाय 2। ठीक है बेटा, तो ये कुछ बातें हमने करी हैं वेक्टर्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इन फॉर्मूलेस का यूज करके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे
और बाकी बातें हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास के अंदर, ठीक है। कोई भी डाउट है बेटा आज के लेक्चर में तो पूछिए जल्दी से। कोई भी डाउट है तो बेटा पूछिए, या सारी बातें क्लियर है तो जल्दी से आंसर करिए, यस और नो, थम्स अप करिए। जल्दी से थम्स अप करिए। क्लियर है? ओके, यस, ओके बेटा, चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट वीकेंड पर मुलाकात होगी, ठीक है। इसको क्लियर करके देखिएगा, एक बार दोबारा से पढ़िएगा, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।